डॉक्टर विक्रम साराभाई ने एक बार कहा था, हमें विकास के खेल में दूसरे दर्जे का खिलाड़ी बनने का इरादा नहीं रखना चाहिए। और आज हम भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की इसी महत्वाकांक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, खास तौर पर निजी क्षेत्र की जो भूमिका बढ़ रही है उसके संदर्भ में। ये चर्चा लाइव मिंट में छपे एक लेख पर आधारित है और मेरा मानना है कि यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए और जिन्हें भी स्पेस में रुचि है उनके लिए काफ़ी अहम हो सकती है। हमारा मकसद है ये समझना कि इसरो और प्राइवेट कंपनियां ये दोनों मिलके कैसे काम कर रही हैं, क्या इसमें क्या संभावनाएं हैं और हाँ, क्या दिक्कतें भी आ रही हैं और भविष्य में ये साझेदारी कैसी दिख सकती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है, ये भारत के अंतरिक्ष उद्योग को कैसे बदल रही है? देखिए, 2020 में आईएन स्पेस का बनना वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। आईएन स्पेस मतलब इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। ये वो संस्था है जो एक तरह से सिंगल विंडो का काम करती है निजी कंपनियों के लिए। हाँ बिल्कुल, इसने निजी कंपनियों के लिए इसरो की सुविधाओं के दरवाजे खोल दिए, उनको मदद दी और नतीजे भी हम देख रहे हैं। जैसे स्काईरूट एरोस्पेस है, उन्होंने 2022 में विक्रम एस रॉकेट लॉन्च किया। ये भारत की किसी प्राइवेट कंपनी का पहला सब ऑर्बिटल लॉन्च था, मतलब अंतरिक्ष के किनारे तक जाके वापस आना। हाँ, वो काफी चर्चा में था। और अग्निकुल कॉस्मोस भी है, उनका वो मोबाइल लॉन्च पैड धनुष। सही कहा, धनुष जो कहीं से भी छोटे रॉकेट लॉन्च करने की सुविधा देता है। और ध्रुवा स्पेस जैसे स्टार्टअप्स भी हैं जो छोटे सैटेलाइट्स पर काम कर रहे हैं। ये तो कुछ नाम हुए, पर इसमें पैसा भी तो आ रहा है ना? मैंने पढ़ा कि 2021 में स्पेस स्टार्टअप्स में करीब $68 मिलियन का निवेश हुआ था। जी हाँ, 68 मिलियन। और ये पिछले साल से मतलब 2020 से लगभग 196% ज्यादा था। 196%, ये तो बहुत बड़ा उछाल है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि निवेशक अब इसमें सिर्फ संभावना नहीं देख रहे, बल्कि एक असल बिजनेस मॉडल देख रहे हैं। और ये सिर्फ स्टार्टअप्स की बात नहीं है, आईएसआरओ भी तो अपनी स्थापित कंपनियों जैसे एचएएल, गोडरेज एरोस्पेस, एलएनटी इनके साथ मिलकर काम कर रही है। हाँ, पीएसएलवी के लिए तो ये कंपनियां पार्ट्स बनाती हैं। एचएएल ने तो 60 से ज्यादा सफल पीएसएलवी लॉन्च में मदद की है। सही। और भविष्य की तैयारी भी चल रही है, जैसे वो एसएसएलवी और आरएलवी। हाँ, एसएसएलवी यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। छोटे सैटेलाइट्स का बाजार बढ़ रहा है, तो उनके लिए ये सस्ता और जल्दी लॉन्च का विकल्प देगा। और आरएलवी मतलब रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, उस पर भी काम जोरों पर है ताकि लॉन्च की लागत और कम हो सके। स्पेस पार्क भी बन रहे हैं देश में। ये तो हुई देश की बात, लेकिन भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तो अपनी पहचान बना रहा है। आईएसआरओ की जो कमर्शियल ब्रांच है NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, वो विदेशी सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर रही है ना? हाँ बिल्कुल, और काफी सफलतापूर्वक। सोचिए, अकेले 2023 में 42 विदेशी सैटेलाइट भारत से लॉन्च किए गए। 42? जी, ये दिखाता है कि भारत अब लॉन्च सेवाओं के लिए एक भरोसेमंद और किफायती मतलब कॉस्ट इफेक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है। और इन सब का असर आम लोगों पर कैसे पड़ रहा है, मतलब समाज पर? असर तो सीधा दिख रहा है। देखिए, बेहतर कम्युनिकेशन है, मौसम की जानकारी ज्यादा सटीक है, कृषि में मदद मिल रही है, आपदा प्रबंधन में सैटेलाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, ये तो है। अनुमान है कि 2025 तक जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी होगी, उसमें सैटेलाइट सेवाओं का हिस्सा करीब 36% होगा। अच्छा। और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी कंपनियां हैं जो ग्रीन प्रोपल्शन मतलब पर्यावरण के अनुकूल ईंधन उस पर काम कर रही हैं। ये भविष्य की तकनीक है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, काफी तरक्की हो रही है। हाँ, तरक्की तो हो रही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जैसा उस लाइव मिंट के लेख में भी जिक्र था, और ये स्वाभाविक भी है कि जब इतनी तेजी से बदलाव आता है तो उसके साथ कुछ चुनौतियां, कुछ चिंताएं भी सामने आती हैं। उन पर बात करना भी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, क्या है वो मुख्य चुनौतियां? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती जो महसूस हो रही है वो है एक स्पष्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की कमी। मतलब नियम कानून, निजी कंपनियां कैसे काम करेंगी, सुरक्षा के मानक क्या होंगे, अगर कोई हादसा होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, इन सब पर पूरी तरह क्लैरिटी अभी बननी है। अच्छा, आपने कहा था इन स्पेस के पास 300 से ज्यादा आवेदन आए थे। हाँ, 300 से ज्यादा, पर एमओयू साइनों में सिर्फ 51। ये दिखाता है कि प्रक्रिया शायद थोड़ी धीमी है या नियमों में कुछ अस्पष्टता है जो कंपनियों को रोक सकती है। और दूसरी चुनौती? दूसरा अहम मुद्दा है बौद्धिक संपदा का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी आईपी। जब कोई प्राइवेट कंपनी इसरो की मदद से या उनकी तकनीक इस्तेमाल करके कुछ नया बनाती है, तो उस नई खोज का मालिक कौन होगा?
हाँ कंपनी चाहेगी कि उसकी टेक्नोलॉजी पर उसका पूरा हक हो। हाँ, ये तो बिजनेस के लिहाज से जरूरी है उनके लिए। बिल्कुल, मौजूदा व्यवस्था में इस पर और स्पष्टता चाहिए। और पैसे की बात, फाइनेंसिंग। वो तो है ही, स्पेस का काम बहुत खर्चीला होता है। हम्म शुरू में बहुत पैसा लगता है और रिस्क भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। तो स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना एक बड़ी चुनौती है। और वैश्विक स्तर पर भी देखें तो स्पेस सेक्टर में निवेश 2021 के मुकाबले 2022 में कम हुआ। 47 बिलियन से घटकर 20 बिलियन रह गया। अच्छा, ये ग्लोबल ट्रेंड है। हाँ, फिर एक और पहलू है राष्ट्रीय सुरक्षा का। स्पेस टेक्नोलॉजी का दोहरा इस्तेमाल होता है, सिविलियन भी, मिलिट्री भी। जैसे भारत का GSAT-7 सैटेलाइट है, वो नौसेना के लिए है। हाँ। तो जब निजी कंपनियां इस क्षेत्रों में आ रही हैं, तो संवेदनशील तकनीक और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। सही बात है। और क्या इसरो जैसी विशेषज्ञता है इन नई कंपनियों के पास? देखिए, कई नई कंपनियों के पास अभी वो दशकों पुरानी गहरी तकनीकी विशेषज्ञता शायद नहीं है जो इसरो के पास है, खासकर बहुत जटिल मिशनों के लिए। और इस फील्ड के लिए स्किल्ड लोग, मतलब कुशल कामगार, उनकी भी कमी महसूस की जा रही है। इंडस्ट्री अभी थोड़ी बिखरी हुई सी है। तो ये तो काफी सारी चुनौतियां हैं। नियम साफ नहीं, IP का मुद्दा, फंडिंग, सुरक्षा और एक्सपर्टीज की कमी। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, इसे सफल बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? हाँ, तो इसके लिए एक मल्टी प्राउंड अप्रोच चाहिए होगी, मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। पहला तो यही कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को सरल बनाया जाए, स्पष्ट किया जाए और प्रक्रिया को तेज किया जाए, शायद एक सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा कुछ। दूसरा, एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की जरूरत है, जहां इसरो, प्राइवेट कंपनियां, स्टार्टअप्स, एकेडमिक संस्थान, ये सब मिलकर काम कर सकें, रिसर्च साझा हो सके। हाँ, वो तालमेल जरूरी है। तीसरा, फंडिंग वाली जो बात थी, सरकार उसमें मदद कर सकती है, जैसे कम ब्याज पर लोन देना या ग्रांट देना या टैक्स में कुछ छूट देना, खासकर उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिनमें शुरू में जोखिम ज्यादा है। सरकारी मदद। चौथा, सरकार खुद इन निजी कंपनियों की ग्राहक बन सकती है, उनसे सेवाएं खरीद सकती है। इससे उन्हें एक भरोसे का मार्केट मिलेगा। अच्छा, मतलब सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स। जी। पांचवा, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में स्पेस साइंस और इंजीनियरिंग को और बढ़ावा देना होगा, स्कूलों से, कॉलेजों से, ताकि भविष्य के लिए कुशल लोग तैयार हों। हाँ, स्किल्ड वर्कफोर्स तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। छठा, IP और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर एक पारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बनानी होगी, जो कंपनियों को इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करें। और आखिर में, हमें भारतीय स्पेस कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचने में मदद करनी चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना चाहिए। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र एक बहुत ही रोमांचक लेकिन साथ ही एक जटिल मोड़ पर खड़ा है। निजी क्षेत्र के आने से संभावनाएं तो बहुत है, पर जैसा हमने बात की, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। और UPSC मेंस के नजरिए से इन पहलुओं को समझना काफी अहम हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और ये सब करते हुए हमें अंतर्राष्ट्रीय संधियों का भी ध्यान रखना होगा, जैसे आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 है, या स्पेस मलबे को कम करने के लिए जो दिशा निर्देश हैं, स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइंस 2007। नियमों को ठीक करना और वर्कफोर्स तैयार करना, यही चीजें भारत को ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में एक जिम्मेदार और महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाएगी। और अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो और आप इस तरह के और विश्लेषण चाहते हैं, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सवाल हैं या आप कुछ कहना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और हाँ, जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या आपको लगता है कि निजी क्षेत्र की ये जो बढ़ती भागीदारी है, ये भारत को मुख्य रूप से वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में एक कुशल सर्विस प्रोवाइडर बना के रखेगी? या फिर क्या ये साझेदारी हमें मौलिक वैज्ञानिक खोजों और गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण की तरफ भी ले जाएगी?